वैसे तो बिहार में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद शराब तस्करी धड़ल्ले से जारी है। नवादा में आबकारी विभाग ने कई लीटर शराब जब्त की है। हैरान करने वाली बात यह है कि शराब तस्करों ने पूरी कार को ही शराब की बोतलों से भर रखा था। देखिए ना, हम पूरा डाल देते हैं। देखिए, कभी कार के डैश कैम में शराब मिलती, कभी अलग अलग सीटों के अंदर से। यही नहीं, कार की डिग्गी के अंदर तक एक तहखाना बनाया हुआ था, जिसमें कई लीटर अवैध विदेशी शराब की बोतलें रखी हुई थी। कुल मिलाकर आबकारी विभाग ने कार से 120 शराब की बोतलें जब्त की। पकड़े गए तस्करों ने पुलिस को बताया कि ये शराब इस खेप को नए साल की पार्टी के लिए ले जाया जा रहा था। मध्य प्रदेश का मुरैना भयानक सड़क हादसे से दहल उठा, जब एक तेज रफ्तार गाड़ी ने कई लोगों को रौंद दिया। हिट एंड रन वाले इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टूटी फूटी कार की तस्वीर बताने के लिए काफी है कि हादसे के वक्त मंजर क्या रहा होगा। कार भी चलाने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है। बीजेपी का युवा नेता दीपेंद्र भदौरिया है। आरोप है कि दीपेंद्र ने तेज रफ्तार में कार चलाई और घर के बाहर अलाव ताप रहे 5 लोगों को कुचल दिया। 10 साल के अर्नब और 65 साल के रामदत्त को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। जिंदगी और मौत से लड़ रहे 3 लोगों का इलाज ग्वालियर में चल रहा है। भयानक हादसे के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। लोगों ने आरोपी दीपेंद्र को घेर लिया और जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर आवाजाही रोक दी। पुलिस ने 3 घंटे बाद किसी तरह जाम खुलवाया। आरोपी बीजेपी नेता दीपेंद्र भदौरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस के बाजार में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक मोबाइल की दुकान पर एक चोर ने मोबाइल की चोरी कर ली। अब पुलिस मोबाइल चोर की तलाश में जुटी है। वो ग्राहक बनकर आया और मोबाइल चुराकर फरार हो गया। चालाकी ऐसी जिसको देखकर कोई भी हैरान रह जाए। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ग्राहक दुकान में पहुंचा और दुकानदार से कुछ मांगा। तभी दुकानदार को फोन आ गया। उसने उधर फोन उठाया, इधर चोर ने मोबाइल को अपना बना लिया। इस दौरान उसकी आंखें दुकानदार पर ही टिकी थी। मोबाइल उठाने के बाद वो हड़बड़ाया नहीं, बल्कि बकायदा उसने मोबाइल को स्विच ऑफ भी किया और फिर अपनी जेब में रख लिया। इस दौरान दुकानदार मोबाइल में बातचीत में बिजी था। इसके बाद भी बेखौफ चोर वहां से नहीं निकला, बल्कि दुकानदार के फोन रखने के बाद उसने उससे बातचीत भी की। इसके बाद बातें करते चोर वहां से 9-11 हो गया। बाद में सीसीटीवी खंगालने पर दुकानदार को आंखों के सामने हुई चोरी का पता चला। तब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुणे की पानशेत रोड पर उस वक्त हल्ला मच गया जब दिन दहाड़े बदमाश करोड़ों की लूट मचाकर फरार हो गए। गुंडों के मुंह पर नकाब था और हाथों में धारदार हथियार। और हथियार लहराते हुए 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे बदमाश किसी तूफान की तरह गहने की दुकान के अंदर दाखिल हुए। दुकान में मौजूद स्टाफ को डराया, धमकाया और फिर शीशे तोड़कर लूटपाट शुरू कर दी। महिला स्टाफ डर कर हाथ जोड़कर खड़ी थी और गुंडे बिना किसी डर के सरेआम डकैती कर रहे थे। जो भी हाथ में आया उसी बैग में भरते जा रहे थे। वारदात दोपहर के करीब 12 बजे पुणे के चलते फिरते पानशेत रोड की दुकान पर हुई, जहां करोड़ों के गहने कुछ ही मिनट में लपेटकर बेखौफ बदमाश फरार हो गए। प्रयागराज के लाल गोपालगंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बदमाश एक कपड़े की दुकान में घुस गए और कारोबारी को लूटकर फरार हो गए। कनपट्टी पर बंदूक तानकर बदमाशों ने पहले कारोबारी से सोने की चेन उतरवाई और फिर गले से माला निकलवाना शुरू किया। नकाबपोश बदमाशों का मन इतने पर भी नहीं भरा। उन्होंने कारोबारी की तलाशी ली और सब कुछ निकालने की धमकी दी। एक बदमाश ने व्यापारी की जेब से उनका पर्स निकाला और उसमें से भी पैसे लूट लिए। पर्स में कुछ जरूरी कागज भी थे। व्यापारी ने वो वापस करने के लिए कहा। गन पॉइंट के दम पर बदमाशों ने 70,000 रुपए लूटे और कुछ मिनटों में कारोबारी को चूना लगाकर भाग गए। राजस्थान के बांसवाड़ा से ऐसा वीडियो आया जिसको देख आप हैरान रह जाएंगे। स्टंट के इस वीडियो में युवाओं की टोली ने जमकर बवाल मचाया और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पहली कार निकली, फिर दूसरी आई, तीसरी, चौथी, पांचवी। आप गिनती करने में उलझ जाएंगे, लेकिन ये काफिला नहीं खत्म होगा। इन युवाओं को न कोई डर है, न कोई शर्म, यहाँ तक कि कानून का कोई खौफ इनके चेहरे पर नहीं दिखाई दी। बाजार के बीचों बीच हर कार की खिड़की पर लोग बैठे हैं।
कार में लगे पुलिस के अवैध सायरन रसूख का प्रदर्शन करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे। हैरानी की बात तो ये है कि इस स्टंटबाज ग्रुप में युवक भी हैं और युवतियां भी। हद तो तब हो गई जब ये लोग अपनी कार रॉन्ग साइड में भी दौड़ाने लगे। इससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। जब तक ये हुड़दंगी सड़क पर रहे, इनके साथ साथ दूसरों की भी जान मुश्किल में बनी रही। हैदराबाद के नलकुंटा इलाके में घरेलू हिंसा की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां पति ने शक के चलते पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मार डाला और ये जघन्य वारदात उसके बच्चों के सामने ही हुई। वेंकटेश नाम के इस शख्स के अंदर शक का जहर इस कदर भरा था कि उसने पहले बंद कमरे में अपनी पत्नी पर हमला किया, फिर उस पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। उसकी बेटी ने ऐसा करने से उसे मना किया, लेकिन वेंकटेश के ऊपर तो जान लेने का जुनून सवार था। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े। किसी तरह बंद दरवाजे को खोला गया, लेकिन जब तक अंदर पहुंचते पत्नी की मौत हो चुकी। वेंकटेश और त्रिवेणी ने लव मैरिज की थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। शक की वजह से आए दिन दोनों में झगड़े होते थे। मर्डर के बाद वेंकटेश फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही उसे दबोच लिया। उत्तराखंड के केदारनाथ में इन दिनों भालुओं का आतंक देखा जा रहा है। धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग पर भालू की खूब चहलकदमी दिखाई दे रही है, जिससे लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। इस बीच एक भालू लिंचोली गांव में आ घुसा और दरवाजा तोड़कर दुकान के अंदर आ गया। भालू काफी देर तक दुकान के अंदर चहलकदमी करता रहा। कभी भालू अंदर रहता तो कभी बाहर आ जाता, लेकिन उसे कुछ खाने को नहीं मिला, जिसके बाद वो दुकान से बाहर चला गया। अक्सर देखा जाता है कि कपाट बंद होने के बाद धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग पर भालू आतंक मचाते हैं। यूपी के हाथरस में 2 पक्षों के बीच झगड़े की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने पहुंची डायल 112 की टीम ही पिट गई। पुलिस वाले पहुंचे तो थे सिंघम स्टाइल में, लेकिन शराब ने सारा खेल बिगाड़ दिया। पुलिसकर्मी हाथरस के नूरपुर गांव में सिंघम स्टाइल में पहुंचे थे। सोचा था झगड़ा सुलझाएंगे, लेकिन पुलिसकर्मियों को शराब के नशे में धुत देखकर गांव वालों का ही पारा चढ़ गया। दारू पीते और तू कारीगरी कर भी आओ है। आरोप तो यहाँ तक है कि पुलिस वालों की गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें और चखना भी मिला। इसी वजह से लोग ज्यादा आक्रोशित हो गए और पुलिस वालों को ही पीट डाला। हालांकि पुलिस के साथ की गई मारपीट की इस घटना पर एक्शन हुआ है। 7 लोगों के खिलाफ नामजद सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा अधिकारियों ने खाकी की फजीहत कराने वाले हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। राजस्थान के जालोर जिले में बीते दिनों खाप पंचायत की तरफ से फैसला लिया गया था कि लड़कियां स्मार्टफोन नहीं चलाएंगी, और अब इसी तरह का फैसला यूपी के बागपत में भी लिया गया है। लेकिन यहां फैसला एक हाथ और आगे बढ़ गया है। पंचायत में निर्णय लिया गया और भाई लड़की जो है वे जब भी फोन लेकर नहीं जाऊंगी, स्कूल कॉलेज में जाएंगी वे फोन लेकर नहीं जाऊंगी। बागपत में तो लड़कियों के साथ साथ 18 साल से कम उम्र के लड़कों के लिए भी स्मार्टफोन चलाने पर पाबंदी लगा दी गई। हमारी लड़की यहाँ पड़ोस में जाती तो वह बिना फोन के जाती, छोटे फोन भी नहीं लेके नहीं, स्मार्टफोन तो रखना ही रखना नहीं। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, खाप पंचायत को लड़कों का हाफ पैंट पहनना भी पसंद नहीं है। हम भी इस पे भी है कि यही विचार कर रहे हैं, पैंट पहनो, कुर्ता पजामा पहनो, जो समाज का है उसे पहन के चलो। बाहर गली में जाते हैं, लड़की भी हैं, लड़के भी, माँ बहन सभी औरतें भी हैं, तो एक भद्दा प्रदर्शन है समाज के बीच में। खाप पंचायत में ये भी फैसला लिया गया कि शादियां अब किसी मैरिज हॉल में नहीं होंगी, बल्कि घर से ही की जाएंगी। इसके अलावा शादी के निमंत्रण पत्र को व्हाट्सएप के जरिए भेजने पर भी सहमति बनी है, ताकि समय और पैसा दोनों बच सके। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में सीट आवंटन विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन के खिलाफ जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने विरोध प्रदर्शन किया है। और समिति के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा का पुतला फूंककर विरोध जताया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए और सड़क पर उतरकर हंगामा किया। शायद प्रशासन हमारा इम्तिहान लेना चाहता है, लेकिन हमारी संघर्ष समिति हर इम्तिहान देने के लिए तैयार है और सनातन धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है।
कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में 2025-2026 सत्र में MBBS के 50 छात्रों का एडमिशन हुआ। इनमें से करीब 42 छात्र मुस्लिम समुदाय से हैं। इसी बात से श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोग नाराज हो गए और प्रदर्शन करने लगे। इस मामले में हस्तक्षेप के लिए उपराज्यपाल से भी मांग की गई, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो उपराज्यपाल के खिलाफ भी सड़क पर उतरकर विरोध जताया गया। एलजी साहब को हमने काफी समय दे दिया, अगर वो उसको करेक्ट करना चाहते कर सकते थे, अभी भी उनके पास में समय है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हिंदुओं के चंदे से चलने वाले संस्थान में हिंदुओं की उपेक्षा आखिर क्यों? श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन होने के बाद से ही यह विवाद शुरू हुआ। विरोध प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से जुड़ा है। यह हिंदुओं के दान, चढ़ावे और चंदे के पैसे से ही श्राइन बोर्ड की कमाई होती है और उसी से कॉलेज चलता है। विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि यह धन हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए इसके उपयोग और इससे जुड़े संस्थानों में संतुलन और जवाबदेही होनी चाहिए। एडमिशन में हिंदुओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाया गया और मुस्लिम छात्रों के बड़े पैमाने पर एडमिशन पर ऐतराज जताया गया। लेकिन जब कॉलेज प्रशासन और एडमिशन कमेटी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया तो बवाल और बढ़ गया। एडमिशन कमेटी का कहना है कि MBBS के दाखिले पूरी तरह से नीट मेरिट और तय नियमों के आधार पर हुए, इनमें धर्म का कोई आधार नहीं। प्रशासन के मुताबिक सीटों का बंटवारा छात्रों के अंकों के आधार पर हुआ, न कि किसी प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति के आधार पर। लेकिन हिंदू संगठन कॉलेज प्रशासन के स्तर को मानने को तैयार नहीं। समिति का कहना है कि श्राइन बोर्ड के धन का उपयोग हिंदू संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के कार्यों के लिए है, किसी दूसरे समुदाय को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के लिए नहीं। प्रदर्शनकारी मेडिकल कॉलेज को कटरा से हटाने की मांग भी कर रहे हैं। जहाँ जो हमारे सनातन संस्कृति का केंद्र है, पूरे हिंदुस्तान के मानने वाले सनातन धर्म प्रेमियों का वैष्णो माता में आस्था है, उस जगह पर उनको ये मंजूर नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जैसे ही अपना आवास खाली करना शुरू किया, नया विवाद शुरू हो गया। देर रात राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर हलचलें बढ़ी तो सुबह के वक्त जेडीयू और बीजेपी के नेता आवास की खुदाई की मांग करने लगे। जैसे जैसे राबड़ी आवास से निकलने वाली इन गाड़ियों का वीडियो सामने आया, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने राबड़ी आवास के अंदर तहखाना होने का दावा कर दिया। हम भवन निर्माण विभाग से अनुरोध कर रहे हैं, व्यापक दृष्टिकोण और कड़ी निगाह रखिए। वहाँ तहखाना हो सकता है, वहाँ पर दस्तावेज जमीन का हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है। नीरज कुमार ने आवास खाली करने में देरी पर सवाल उठाए और पूछा कि आखिर क्या बात थी कि रात के अंधेरे में सामान शिफ्ट किया गया। लोक लज्जा को इसने शर्मसार कर दिया। चारा से पेट नहीं भरा तो अब पौधा चोरी कर रहे हैं। जेडीयू नेता ने कहा कि हर गतिविधि पर नजर है, सीसीटीवी कैमरे में सबूत हैं, कोई भी भ्रष्टाचार होगा तो एक्शन लिया जाएगा। यही नहीं, जेडीयू के साथ बीजेपी ने भी राबड़ी आवास में कथित तहखाने की खुदाई की मांग की। सुरंग है, तहखाना है, पैसा है, आभूषण है, स्विस बैंक के उनके अकाउंट के कागज पत्तर है, वहां पे क्यों नहीं पता लगाना चाहिए? तो निश्चित रूप से खुदाई हो और पता चले कि भाई कितना पैसा दबा करके लालू परिवार ने वहां पे रखा हुआ है। राबड़ी लालू परिवार पिछले 20 साल से पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित इस आवास में रह रहा था। 25 नवंबर को आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया गया। एक महीने बाद जब शिफ्टिंग शुरू हुई तो बीजेपी और जेडीयू ने आवास के अंदर तहखाने का जिक्र कर सियासी माहौल को गर्म कर दिया। जैसे ही सत्ता पक्ष के नेताओं ने आवास की खुदाई की मांग की, आरजेडी ने पलटवार करते हुए बिहार सरकार पर लालू यादव और राबड़ी देवी को अपमानित करने का आरोप लगाया। सरकार जासूसी करवा रही है श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास का। ये सब चलने वाला नहीं है, सारे चीजों का जवाब दिया जाएगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा और बदले की भावना से राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा विद्वेष की और विरोध की, दुश्मनी की राजनीति करती है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की हरकतें करती है। उत्तर प्रदेश में पुलिस की सख्ती के बावजूद दबंगों की दबंगई कम होने का नाम नहीं ले रही। सड़क पर बदमाशों के हुड़दंग की तस्वीरें आए दिन आती रहती हैं और अब ताजा तस्वीर मेरठ से आई है। पुलिस की गाड़ी में बजने वाला हूटर ऐसे बजा रहे हैं मानो इसके लिए कोई स्पेशल कानून लिखा गया हो। पुलिस के डंडों और जेल की हवा का जरा सा भी खौफ होता तो ऐसा कतई न करते। गाड़ियों की खिड़की से दबंगों की टोली ऐसी निकली है जैसे सड़क इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। कार के शीशे खुले हैं, उसमें से भी लोग बाहर निकलकर बैठे हैं। इस ग्रुप की हर कार का ऐसा ही हाल है। इनकी इस हुड़दंग की वजह से व्यस्त चौराहे पर जाम लग गया।
लेकिन ये तो अपनी मनमर्जी से अपने तरीके से ही निकलेंगे, क्योंकि इनको किसी का डर नहीं, कोई कानून का खौफ नहीं। उन्नाव रेप के दोषी कुलदीप सेंगर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। भारी विरोध के बाद सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को अपील के निपटारे तक सेंगर की सजा निलंबित कर दी और कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। लेकिन उसके बावजूद सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि वो हत्या के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। इस बीच सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया और 26 दिसंबर 2025 को इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर दी। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर 2019 में आजीवन कारावास और 25 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। सजा के खिलाफ जनवरी 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी। इसके बाद मार्च 2022 में सजा निलंबन की याचिका भी दाखिल की गई, जिसका सीबीआई और पीड़िता के वकीलों ने कड़ा विरोध किया। फिर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील के निपटारे तक सेंगर की सजा निलंबित कर दी थी। कुलदीप सेंगर की जमानत के बाद से ही सियासत शुरू हो गई थी। राजनीतिक दलों ने सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाए और बीजेपी को घेरा। कल तक कोई सेंगर के समर्थन में नहीं आया था। अब पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह खुलकर जमानत का समर्थन कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया कि साजिश करने वाले आज भी सेंगर को फंसा रहे हैं। वो उस षड्यंत्र से बाहर नहीं निकल पाए। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार और सीबीआई को घेरा। कैसे ये सब हो रहा है कि एक शख्स जो दोषी करार दिया गया है, बलात्कार, नाबालिग बेटी का, हत्यारा, उसके परिवार सब में, उसको आप इतनी आसानी से रिहा कर देते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी सीबीआई पर केस को कमजोर करने का आरोप लगाया। जांच एजेंसियों को न्यायालय में मजबूती से पैरोकारी करनी चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता ने सेंगर के बहाने बीजेपी पर हमला किया। मुझे जानकारी है कि कुलदीप सेंगर को भी भारतीय जनता पार्टी मुंबई में प्रचार को योगी आदित्यनाथ के साथ ला रही है। बिहार की राजधानी पटना में चोरों ने कंबल की आड़ में मेडिकल स्टोर के शटर का ताला तोड़ दिया और फिर कीमती दवाएं और रुपयों पर हाथ साफ कर फरार हो गए। चेहरा ढक चोरी करने पहुंचे गिरोह ने पहले आसपास का जायजा लिया, फिर धीरे धीरे दुकान के करीब पहुंचे। कुछ शटर का ताला तोड़ने लगे तो बाकी साथियों ने कंबल से उन्हें कवर दिया ताकि सड़क से गुजरने वालों को चोरी की भनक तक न लगे। हालांकि इस दौरान सड़क से पुलिस की गाड़ी गुजरने की आवाज आई तो ताला तोड़ रहे चोर दुकान से दूर चले गए और जैसे ही पुलिस की गाड़ी गुजर गई वापस आए, कंबल की आड़ में दुकान का ताला तोड़ा और फिर गिरोह का एक सदस्य दुकान में दाखिल हुआ, बेहद आराम से कीमती दवाएं और रुपए चुराए, फिर सभी मौके से फरार हो गए। दुकान से करीब 1,40,000 रुपया चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करते हुए एफएसएल टीम को सूचित किया गया है। चोरों ने इस घटना को जिस तरह से अंजाम दिया उससे पुलिस भी हैरान है। फिलहाल चोरों की तलाश हो रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने एक आईईडी को नष्ट कर दिया जिसे आतंकियों ने हाईवे के किनारे लगाया था। सोपोर इलाके के आसपास जब सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे थे तभी उनकी नजर आईडी यानी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस पर पड़ी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों ने आनन फानन में हाईवे के पूरे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया और पूरे इलाके को घेर लिया गया। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को बुलाया गया और बम को निष्क्रिय कर दिया गया। इस बम की इंटेंसिटी इतना ज्यादा थी कि पूरा इलाका गूंज उठा। आईडी को यहां किसने रखा था, इसकी जांच की जा रही है। वहीं पूरे इलाके में सुरक्षा बल सर्च अभियान चला रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।